नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी के मूर्धन्य कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का अध्ययन करेंगे। पूस की रात कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। 1930 के दशक में लिखी गई कहानी। मुंशी प्रेमचंद सचमुच हिंदी के मूर्धन्य कथाकार हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं और साथ ही हिंदी साहित्य इतिहास में हम कहानी का इतिहास पढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद को हम केंद्र में रखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद लगभग 300 कहानियां लिखते हैं जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। आज हम उनकी एक कहानी लेंगे, पूस की रात। पूस की रात एक महत्वपूर्ण कहानी है जो उस समय की भारतीय जो व्यवस्था थी, यानी भारत का किसान किस तरह से आर्थिक विषमताओं का सामना करता है, किस तरह से वो कर्ज पर पैसे ले आता है, किस तरह से उसको महाजन और जमींदार द्वारा उसका शोषण किया जाता है, तो उसका चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने किया है। और पूस की रात एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी है। उन्होंने भारतीय किसान मजदूर को केंद्र में रखकर लिखा है। सचमुच अगर हम 1930 के दशक का भारतीय किसान देखना चाहें, भारतीय मजदूर को देखना चाहें, तो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को हम पढ़ कर के कह सकते हैं कि भारत में किसानों की कैसी भयावह स्थिति थी, उनका किस तरह से त्रासदी में जीवन था, किसान किस तरह से मजदूर बन जाता है और उसके बाद में उसका किस तरह से शोषण होता है, और वो भी दोहरा शोषण। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात कुछ इसी तरह की कहानी है। एक किसान महाजन जमींदार के चंगुल में आकर के किस तरह से शोषित होता है, प्रताड़ित होता है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये भी कहना चाहते हैं कि किसान को आजादी कैसे मिली, मजदूर को आजादी कैसे मिली। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात एक इसका कथानक बिल्कुल लघु है, छोटा है। 3 पात्र हैं। कौन है? हल्कू है, हल्कू की पत्नी मुन्नी है और हल्कू का एक पालतू कुत्ता जबरा है, क्योंकि उनके पास खेत नहीं है और वो जमींदार के खेत में काम करते हैं। उनके पास आय का और कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जाड़े के समय में पूस के महीने में जब रात्रि में हल्कू खेत की पहरेदारी करने जाता है तो उस दौरान जाड़े के कारण वो अलाव के पास बैठ जाता है और जाड़ा अधिक होने के कारण वो उसके पास बैठ जाता है। ऐसे में रात को वो जाड़े में उठ नहीं पाता और उसका जबरा कुत्ता, हालांकि नीलगाय जो आती है खेत को खाने के लिए, फसल को खाने के लिए, तो जबरा कुत्ता भौंकता है, कूकू करता है, लेकिन हल्कू उठ नहीं पाता है क्योंकि उसको दिखाई देता है कि वो कुछ उठ के कुछ करेगा तो भी उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। और इसके प्रारंभ में जो दिखाया गया है कि जमींदार जब पैसे लेने आता है तो हल्कू मुन्नी से रुपए मांगता है, लेकिन मुन्नी इनकार करती है क्योंकि वो कहती है कि जाड़े के दिन हम कैसे निकालेंगे, जो 3 रुपए बचा कर रखे उससे तो कंबल लेंगे। लेकिन उसकी मजबूरी है। हल्कू कहता है कि तो मैं गाली खाने के लिए तैयार रहूं, और ऐसी स्थिति में मुन्नी को वो रुपए देने होते हैं। तो इस तरह की इसकी कथा है, इसका कथानक है। और एक छोटी सी कहानी, उस छोटी सी कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसान की त्रासदी को सामने रखा है। तो देखिए, हम मूल अध्याय को देखते हैं, मूल कहानी को। पूस की रात लेखक मुंशी प्रेमचंद। लेखक परिचय को विस्तार से पहले ले चुके हैं, साहित्य इतिहास में भी हम ले चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में होता है। 1936 तक वे रहे। हिंदी साहित्य में कथा के क्षेत्र में, कथा साहित्य के क्षेत्र में, उपन्यास कहानी की अगर बात होगी हिंदी साहित्य में तो हमेशा मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही होगी। और कहानी में ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। और उन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास भी
हिंदी को दिए हैं। गोदान जैसा महाकाव्यात्मक उपन्यास उनकी देन है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं कथाकार के रूप में। तो देखिए उनकी पूस की रात कहानी में उन्होंने क्या बताया है। देखिए पात्रों के बारे में आपको बताया, 3 पात्र है। किसी कहानी को, किसी उपन्यास को, किसी नाटक को, किसी कथा साहित्य में किसी विधा को हम पढ़ते हैं तो ध्यान देना, जिस विधा को पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें जो जो पात्र आएंगे उनकी भूमिकाएं आप देखते जाओ और नोट करते जाओ, तो वो कहानी आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगी। किस कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है। तो इस कहानी में भारतीय किसान के त्रासदी में जीवन को सामने उन्होंने रखा है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, देखिए भाषा उस समय की जो थी, स्त्री का यहाँ अर्थ पत्नी है। हल्कू की पत्नी कौन है? मुन्नी है। तो हल्कू ने सबसे पहले शुरुआत किसी भी हल्कू से हुई है। इस कहानी का नायक भी कौन है? हल्कू है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। ध्यान देना, सहना अप्रत्यक्ष पात्र, इसमें उसकी चर्चा होती है। सहना आया है, सहना कौन है? जमींदार है। पैसे लेने आया है, पैसे की उगाही करने आया, सहना आया है। लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। ये कौन कहता है? ये हल्कू कहता है अपनी पत्नी मुन्नी से कि जो रुपए रखे हैं लाओ दे दूं, इसको सहना को दे दूं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसका नायक कौन है? हल्कू है। इसमें किस किसान का उन्होंने वर्णन किया है? हल्कू का किया है। और जमींदार कौन है? सहना है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि उसमें मुन्नी क्या कर रही थी? मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं। यहां से सवाल आ सकता है, उनके पास घर में कितने रुपए हैं? यहाँ से सवाल आ सकता है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि जब सहना रुपए लेने आता है तो उनके घर में कितने रुपए होते हैं? 3 रुपए होते हैं। और 3 रुपए किस लिए उन्होंने 3 रुपए घर में किस लिए उन्होंने बचा कर रखे हैं? ध्यान देना, कंबल लेने के लिए। कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। तो उनके खेत में जब फसल आएगी और ऐसी स्थिति में फसल जब तैयार होगी तब हम दे देंगे, ऐसा मुन्नी हल्कू से कहती है। तो यहाँ से सवाल 2 बन सकते हैं, कितने रुपए? 3 रुपए। किसके लिए बचा कर रखे? कंबल लाने के लिए, ताकि माघ पूस की रात, जाड़े की रात से वो बच सकेंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस फिर सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता है वो अपना भारी भरकम डीले लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। देखिए उसका शरीर कैसा था? भारी भरकम था। किसका? हल्कू का। नाम क्या था? हल्कू। लेकिन शरीर कैसा? भारी भरकम, एकदम विपरीत था। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे गला तो छूटे, अमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। ठीक है, वो क्या कहता है? गला तो छूटे, और कहता है कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो वो कहता है कि कम्बल के लिए क्या करूंगा? कोई दूसरा उपाय। वो कहता है कि एक बार उसको पैसे दे दें और कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय करेंगे, कुछ और कोई उपाय करेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाय। वो क्या बोली? कर चुके दूसरा उपाय, क्योंकि उसको पता था कि कोई और उपाय नहीं है। जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, यानी कोई ऐसे ही आपको खैरात में दे देगा कंबल। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो, छुट्टी भी बाकी चुकाने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। मुन्नी बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसी खेती क्या काम की, मिले कुछ भी नहीं, हम खाली कर्ज चुकाते रहें, इससे अच्छा खेती करेंगे ही नहीं। और वो कहती है कि मैं रुपए नहीं दूंगी, टका सा जवाब दे देती है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने
तड़प कर कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है कि गाली क्यों देगा। मगर ये कहने के साथ उसकी तनी भी भौहें ढीली पड़ गई, क्योंकि वो यथा स्थिति को जानती थी, वास्तविकता को जानती थी। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। हल्कू के वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। इस तरह से उसने हल्कू को रुपए दे दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो उस पर धौंस। ध्यान देना, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद अपने उत्तरार्ध के उपन्यास और कहानियां जो लिखते हैं, हम महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान की अगर बात करें तो गोदान 36 में आता है। तो किस तरह से होरी किसान से मजदूर बनता है और मजदूरी करते हुए किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मुंशी प्रेमचंद ने एक किसान जीवन की त्रासदी को, मजदूर की त्रासदी को उन्होंने सामने रखा है। और पूस की रात भी उनकी उत्तरार्ध की कहानियों में मानी जाती है। तो ध्यान देना, उसमें भी इसी तरह का चित्रण है कि किसान किस तरह से खेती से बेदखल हो जाता है, किस तरह से महाजनों के, जमींदारों के शोषण का शिकार होता है। ऐसी स्थिति में किस तरफ वो मजदूरी की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। ध्यान देना, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो उस पर क्या धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। हल्कू ने क्या किया, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। ध्यान देना, कितने जमा किए थे उसने, 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, पहले भी आ गया है। वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। ध्यान देना, हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी चादर उठे कांप रहा था। ध्यान देना, बांस के खटोले पर। तो ध्यान देना, पूस की अंधेरी रात है, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे, किसके, ऊख के पत्तों के, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। किस खटोले पर, बांस के खटोले पर, और पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा। देखिए यहाँ आया है, इसमें जो तीसरा है वो कुत्ता कौन है, जबरा कुत्ता। तो ध्यान देना, वो खटोले के नीचे जबरा कुत्ता कांप रहा था, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि जाड़े की ठंडी रात थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि पहले ही मना किया था कि तुम आए ही क्यों, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। हल्कू कहता है, किसे कहता है, जबरा को कहता है। जबरा कौन है, हल्कू का कुत्ता है। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपने कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। तो ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि श्वान बुद्धि ने क्या ताड़ लिया कि स्वामी को नींद नहीं आई है। ठीक है, स्वामी कौन है उसका, जबरा का स्वामी हल्कू है।
हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ली आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है, जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। तो इस तरह से वो कहता है। हल्कू उठा गड्ढे में से हल्कू उठा गड्ढे में से हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। तो हल्कू क्या करता है, वहां क्या करता है, चिलम पीता है, चिलम भरी। और जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की और प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। इस तरह से वो आश्वस्त करता है। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक कण प्रकाश से चमक रहा था। तो ध्यान देना, वो किस तरह से उसके समीप उसको बिठाता है। तैसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। ध्यान देना, ऐसी स्थिति में जब उसको लेकर के बैठा था हल्कू, तो जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई देती है। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में आसमां अरमान की भांति उछल रहा था। किसके हृदय में? जबरा के हृदय में। वो स्वामी भक्त कुत्ता था और वो अपना कर्तव्य जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धमकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता था। सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। ठीक है, किसका बाग था? आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। तो हल्कू ने सोचा कि
जा करके पत्तियां बटोरों ने जलाकर खूब तापूं, रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख पत्तियां बटोरते देख तो देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, कांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं करके सहमति प्रकट की, आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। वो कहाँ चला? बगीचे की तरफ चला। और देखिए, बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। जबरा को जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों को बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष से मालूम होते थे मानो सथा अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के सथा सागर से वह यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। हल्कू कहाँ? अलाव के सामने बैठा आग तापता है। आज क्षण में उसने दोपहर उतार कर बगल में दबा ली। आज क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा दी। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा? ध्यान देना, उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा? ठीक है, ये इसका जो है ध्यान देना है, द्वितीयकरण हो गया है। ये टाइपिंग में त्रुटि रह जाती है तो ध्यान देना है। अब ठंड नहीं लग रही है। देखो, जबरा ने कूं करके, या फिर वही हो गया है। जबरा ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से उपाय न सूझा नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। किसने हिलाई? जबरा ने पूंछ हिलाई। और जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता वो उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली। ध्यान देना, हल्कू के पास उसमें रात में क्या है? एक चादर है। चादर वो ओढ़ लेता है।
राख के पास बैठा वो एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। ध्यान देना, यहां से सवाल आ सकता है, किनका था वो झुंड? नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। ध्यान देना, हल्कू के कानों में उन जानवरों की आवाज साफ सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी देखना, उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा 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 भौंकता रहा। जबरा कुत्ता भौंकता रहा, उसके पास न आया, क्योंकि जबरा जानता था कि इस तरह से भौंकने से हल्कू जरूर आएगा और खेत नील गायों से बच सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबरा भौंकता रहा, हल्कू उसके पास नहीं गया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब अपने को धोखा न दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया की डालती थी। ध्यान देना, कौन? नील गाय खेत का सफाया कर रही थी। नील गाय खेत का सफाया कर डालती थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ? मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। हल्कू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हल्कू जा नहीं पाया था। ऐसी स्थिति में हल्कू बहाना करता है कि पेट में दर्द हुआ। दोनों फिर खेत के डांट पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडिया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। तो इस तरह से जबरा जो है क्या है? स्वामी भक्त है, इसलिए वो अंतिम समय तक वहां रहता है। नील गायों को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। देखिए, हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो देखिए, किसानों की त्रासदी क्या थी, किस तरह से किसान खेत में काम करता है और खेत में काम करते ही उसका पूरा जीवन गुजर जाता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है। महाजन या जमींदार जो उसका शोषण करने वाले हैं, सब कुछ वे ले जाते हैं। कर्ज किसान लेता है, कर्ज उतार नहीं पाता है और ये क्रम चलता रहता है। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? मुंशी प्रेमचंद भारतीय किसान की उस त्रासदी को सामने रखना चाहते हैं कि किसान को भी वास्तव में आजादी मिलनी चाहिए।
उसका उसके खेत पर अधिकार होना चाहिए। तो देखिए कुछ इस कहानी से संबंधित प्रश्न है। पूस की रात कहानी में किस प्रकार की समस्या वर्णित है? ध्यान देना, पूस की रात कहानी में किस प्रकार की समस्या वर्णित है? तो इसमें क्या है, भारतीय किसान की त्रासदी का चित्रण है। वो महाजन से पैसे ले आता है और जब पूरा पैसा वापस नहीं दे पाता है तो इसलिए उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है, ब्याज जुड़ता रहता है और उसका एक चक्र चलता है कि वो पैसे उतारने में ही लगा रहता है। पूरा जीवन वो खेत में काम करने में लगाता है, लेकिन फिर भी जमींदार का, महाजन का पैसा वो उतार नहीं पाता है। तो एक कैसी समस्या है? आर्थिक समस्या पर केंद्रित है कहानी। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र हल्कू है इस कहानी में। पूस की रात कहानी में किस मौसम का वर्णन हुआ है? पूस का महीना है तो सर्दी का है वर्णन। हल्कू के पास पैसे मांगने कौन आता है? हल्कू के पास पैसे मांगने कौन आता है? जमींदार सहना आता है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए थे? मुन्नी ने रुपए देने से इनकार किया, लेकिन अंत में वो देती भी है क्योंकि वो वास्तविकता को जानती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया, कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए बचा कर रखे थे? 3 रुपए उन्होंने बचा कर रखे थे। हल्कू की पत्नी का नाम है, हल्कू की पत्नी का नाम कौन है? हल्कू की पत्नी मुन्नी है। हल्कू के खेत को कौन चट कर जाता है? रात्रि के समय जाड़े में जब वो खेत में रहता है तो खेत में वो सो जाता है और ऐसे में खेत को कौन चट कर जाता है? नील गायें। तो नील गाय यहाँ आया है, सही उत्तर नील गाय है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था उसकी छत किससे बनी हुई थी? ध्यान देना, जो खटोला था वो बांस का था और छत तो थी वो ईख के पत्तों की थी। किसकी थी? ईख के पत्तों की थी। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कथन में जबरा ने कौन सी बात ताड़ ली थी? जबरा ने क्या ताड़ ली थी? जबरा ने ताड़ ली थी कि हल्कू को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमने कहानी पूस की रात थी। पूस की रात बड़ी लघु कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। इस कहानी में हिंदी के मूर्धन्य कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसान की आर्थिक समस्या को सामने रखा है कि भारतीय किसान किस तरह से महाजनों के, जमींदारों के चंगुल में फंसता है और किस तरह से उसके ऊपर शोषण के ऊपर शोषण होता रहता है और वो कर्ज चुका नहीं पाता है और पूरी उम्र वो खेत में ही बिता देता है, लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाता। तो भारतीय किसान की त्रासदी का चित्रण है। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसानों को भी आजादी मिले, उसको उसके खेत पर उसका हक मिले। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय किसान की समस्या को, आर्थिक समस्या को, उनके त्रासदी में जीवन को इस कहानी के माध्यम से सामने रखा है। तो इस तरह से आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को तैयार करें। धन्यवाद।